नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास। एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम 2023 के लिए जीव विज्ञान की क्लास होने वाली है ये, यानी कि बायोलॉजी की। और टॉप 30 प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं, ये पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। लगभग हर बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बताइएगा सभी लोग। पौधों में अगर आवश्यकता से अधिक जल भरा है तो उसे जो है हम किस प्रक्रिया के द्वारा निकाल सकते हैं। अवशोषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो इसको बच्चों निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये पाया जाता है बच्चों टाइलिन नामक एंजाइम। टाइलिन आपको यहाँ पर याद रखना है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। बताइएगा सभी लोग, शरीर का जो तापक्रम है ये कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो ये नियंत्रित होता है आपका हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। बताइएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका हैं वो प्रायः किसका उपयोग करती हैं। तो ये उपयोग करती हैं ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, और ये किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है। तो बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो ये होता है 120/80। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 गैस पाई जाती है। तो कितने परसेंट यहाँ पर CO2 गैस पाई जाती है ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 78%। तो 78% ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है बच्चों नाइट्रोजन गैस आपकी, ठीक है। 21% आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन गैस, सभी को पता होगा। और 0.03% आपकी पाई जाती है CO2 गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है, उच्च रक्तचाप। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक है हाइपोटेंशन और एक है हाइपरटेंशन, इन्हीं दो में से आंसर आपको यहाँ पर देना है। हमने ये आपको हिंट दे दी है। तो यहाँ पर उच्च रक्तचाप पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। अब इसको याद कैसे रखना है, जैसे हम गुस्सा करते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्यों हाइपर हो रहे हो, ठीक है। तो हाइपर मतलब कि उच्च रक्तचाप, यानी कि अगर आप गुस्सा करेंगे, हाइपर होंगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हाइपर टेंशन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 130 से 110 होती है, यानी कि 130/110, ठीक है। और जो हाइपोटेंशन होता है ये होता है निम्न रक्तचाप, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 90/60। ये होता है आपका निम्न रक्तचाप यानी कि हाइपोटेंशन, और हाइपरटेंशन होता है आपका उच्च रक्तचाप। क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताइएगा सभी लोग, कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी हो जाएगी एक तो टीबी, और दूसरी हो जाएगी निमोनिया, यानी कि बी और सी दोनों आपके राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का जो आकार है वो कैसा होता है। फेफड़ा का आकार आपको बताना है कि कैसा होता है। तो फेफड़े का जो आकार होता है वो बच्चों होता है शंक्वाकार।
ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में, वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रंध्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस, तो ये हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है उपचयन। ऑप्शन नंबर ए उपचयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है शैवाल का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है, क्या कहलाता है जो पुष्पों का अध्ययन होता है, तो पुष्पों का अध्ययन आपसे अगर पूछा जाए तो ये कहलाता है आपका एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चों? एंथ्रोलॉजी। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ये कहलाता है एंथ्रोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो किससे होता है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से। किसके? झाड़ियों के अध्ययन से होता है डेंड्रोलॉजी का संबंध। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें बच्चों किया जाता है बीज का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी बीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो बताइएगा कि पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इनको बोला जाता है अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर सी अनावृत बीजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है? ये आपको बताना है कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग यहाँ पर कौन सा है? तो ये है तपेदिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को जो है क्षय रोग भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्षय रोग बोला जाए या तपेदिक बोला जाए या फिर टीबी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका तपेदिक और ये होता है जीवाणु जनित रोग। क्लियर। पीलिया की बात करें तो पीलिया होता है वायरस से, चेचक भी आपका वायरस से होता है और जो पेचिस होता है ये होता है आपका प्रोटोजोआ से। पेचिस काहे से होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताइएगा सभी लोग, जीवाणु की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जीवाणु की जो खोज है ये की थी बच्चों लुएन हॉक ने। लुएन हॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने की थी जीवाणु की खोज। अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु यानी कि जो वायरस है, वायरस की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे वायरस की पूछा जाए कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो ये की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने। नोट कर लीजिएगा इवानोवस्की। और ये जो है रूस की वैज्ञानिक हैं और सर्वप्रथम इन्होंने तंबाकू का अध्ययन किया था और 1892 में इन्होंने जो है वायरस की खोज की थी। किसने? इवानोवस्की ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? हल्दी के पौधों का
खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है बच्चों प्रकंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव आपको बताना है कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटा जीव हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है, तो ये होता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल आपका सबसे बड़ा जीव होता है। ब्लू व्हेल की लंबाई कितनी होती है बताइएगा सभी लोग? तो इसकी लंबाई होती है 100 फीट और जो इसका वजन होता है 1.8 लाख किलो होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा ब्लू व्हेल का। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी कौन सा है ये आपको बताना है। शैवाल है, विषाणु है, कवक है या फिर प्रोटोजोआ। स्वपोषी का मतलब क्या होता है बताइएगा सभी लोग, इनमें से कौन स्वपोषी है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिएगा। तो स्वपोषी हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। और वीडियो अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चों का यहाँ पर भला हो सके। तो किसके द्वारा यहाँ पर दूध खट्टा होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है बच्चों बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। बताइएगा टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग जो होता है ये होता है मूंगफली में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गन्ना में होता है पोक्का बोइंग और चावल में होता है राइस बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, चावल में कौन सा होता है? राइस बैक्टीरियल ब्लाइट और गन्ना में होता है पोक्का बोइंग। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, एचआईवी के द्वारा कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो एचआईवी द्वारा सभी को पता होगा ये होता है एड्स रोग। कौन सा होता है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी सही स्पेलिंग के साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एड्स का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, हमने बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? तो बताइएगा कि निम्न में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण नहीं होता है। चेचक, ट्रैकोमा, पीलिया या फिर टाइफाइड। तो इसमें नहीं होता है आपसे पूछा गया है किसके? विषाणु के द्वारा। तो ये जो है टाइफाइड नहीं होता है। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है? ये होता है जीवाणु से, यानी कि ठीक है बैक्टीरिया से। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है आपकी यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो ये होती है आपकी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्रंथि, और ये आपकी पाई जाती है मस्तिष्क में, यानी कि आपके माइंड में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की आपकी जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी होती है, ये आपको पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी आपकी फीमर। क्या हो जाएगी? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जांग में होती है। और सबसे छोटी हड्डी आपसे अगर पूछा जाए तो ये होती है स्टेपीज। क्या होती है? स्टेपीज, और ये आपकी पाई जाती है कान में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर आपकी जांग में पाई जाती है। याद कर लीजिएगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो इसका हम तना खाते हैं। ठीक है, अब आप लोग जान लीजिएगा, जैसे कि आलू हो गया, ठीक है, अदरक हो गई, अदरक का भी हम तना खाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हल्दी, तो हल्दी की भी हम यहाँ पर तना ही खाते हैं। जैसे कि आपका जमीकंद हो गया, ठीक है, तो ये सब तने के उदाहरण हैं। ठीक है, तना आप लोगों ने याद कर लिया। अब बात कर लेते हैं जड़ों के उदाहरण के बारे में।
तो जड़ हम किनकी खाते हैं, जैसे कि मूली, ठीक है, गाजर, बहुत ही आसान है, ये जड़ के रूप में आते हैं। जैसे कि चुकंदर हो गया, चुकंदर भी खाते हैं, ठीक है। और आपका शकरकंद हो गया, शकरकंद भी आप लोगों ने खाई होगी। ये सभी जो है जड़ के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन का सबसे जो अच्छा स्रोत है वो है सोयाबीन। और सोयाबीन का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में, ठीक है। सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है। और प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है आपका सोयाबीन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे विटामिन से संबंधित प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो विटामिन की खोज बच्चों किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1911 ईस्वी में। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन जो है आवश्यक होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, तो ये है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो ये है विटामिन KEDA। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? कीड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। तो कीड़ा से हो गया KEDA, यानी कि ये जो 4 विटामिन हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपकी वसा में घुलनशील हैं, ठीक है, याद हो गया। अब आपसे पूछा जाता है रोगों के बारे में। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं, विटामिन ई की कमी से होता है आपका जनन शक्ति का कम हो जाना, और विटामिन के की कमी से होती है रक्त का थक्का न बनना, ठीक है, याद हो गया। अब चलते हैं आगे, इनके जो रासायनिक नाम हैं इनको यहाँ पर याद कर लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है हमारी रथ एक टॉफी, यानी कि यहाँ पर लिखा है रथ एक टॉफी। तो रा से हो गया रेटिनॉल, ये होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। था से हो जाएगा आपका थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, ठीक है। टोकोफेरॉल ये हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। और फिलोक्विनान ये हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम, ठीक है। तो रत एक टॉफी, इस ट्रिक के माध्यम से हम इनके रासायनिक नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और टोटल 30 क्वेश्चन हमने आपको जो कराए हैं उनमें से आपने कितने सही किए ये भी हमें बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।